हेलो बच्चों, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 58 करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, मतलब ये भारत में राष्ट्रवाद की सेकंड पुनरावृत्ति है। इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन आए हैं और एक पैराग्राफ आया है जिसमें से हमें क्वेश्चनों के आंसर देनी है। लेकिन ये जो 10 क्वेश्चन आए हैं इनके आंसर हमें जो चैप्टर रीड किया है उसी के आधार पर देनी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? असहयोग आंदोलन आरंभ किए जाने के क्या कारण थे? इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी पर प्रकाश डालिए। इसका आंसर है असहयोग आंदोलन शुरू किए जाने के कारण क्या थे। मैंने बिल्कुल बुक में जो पढ़ा है उसके अनुसार लिखा है। पहला कारण था असहयोग आंदोलन के शुरू होने का पहले विश्व युद्ध के दौरान और पहले विश्व युद्ध के बाद लोगों का शोषण किया था ब्रिटिश सरकार ने। जो अंग्रेजों की सरकार थी उसने जब हमारा जो भारत देश है वो पहले विश्व युद्ध में शामिल भी नहीं था, लेकिन बिना बताए ही भारत को भी पहले विश्व युद्ध में शामिल किया था, जिसके कारण भारत का बहुत नुकसान हुआ था। और उसके बाद भी पहले विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद भी अंग्रेजों ने भारत के लोगों का शोषण किया था। आपने ये चीज चैप्टर में भी पढ़ी है, जिसके कारण भारत के लोगों का जो गुस्सा था अंग्रेजों के विरुद्ध भड़क उठा था, जिसके कारण भारत के लोग असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। नंबर 2, पहला कारण था पहले विश्व युद्ध में और पहले विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारतीय लोगों का शोषण किया था। नंबर 2, जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय लोगों को ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया और उनका शोषण करना शुरू कर दिया तो लोगों ने उनका खुलेआम विरोध करना शुरू कर दिया था। जब अंग्रेज जो व्यापार करने आए थे, लेकिन उन्होंने भारत के ऊपर कब्जा कर लिया था और भारत के लोगों को ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया था, तो भारत के लोग समझ गए थे कि अंग्रेज क्या चाहते हैं। तो भारतीय लोगों ने भी अंग्रेजों का खुलेआम विरोध करना शुरू कर दिया था, जिस विरोध को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने रॉल्ट एक्ट बनाया था। जब भारत के लोग अंग्रेजों का ज्यादा विरोध करने लगे और उस विरोध को रोकने के लिए भारतीय सरकार जो अंग्रेजी सरकार थी वो उन्होंने एक 1919 में एक रॉल्ट एक्ट कानून बना दिया था, जिसके तहत अगर कोई भारतीय नागरिक अंग्रेजों का विरोध करता था तो उसको बिना उसके ऊपर मुकदमा चलाए 2 साल की जेल मतलब सजा सुना दी जाती थी। 2 साल की सजा सुना दी जाती थी। तो रॉल्ट एक्ट भी एक गलत कानून बनाया था अंग्रेजों ने, जिसके कारण भारतीय लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाना पड़ा ताकि अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त की जा सके। रॉल्ट एक्ट के अनुसार जो भी अंग्रेजी सरकार का विरोध करता था उसके ऊपर बिना मुकदमा चलाए 2 साल की कैद का प्रावधान था, जिसका गांधी जी चाहते थे कि भारतीय लोग विरोध करें क्योंकि वह दमनकारी कानून था। असहयोग आंदोलन शुरू होने के 2 कारण में पहला था पहले विश्व युद्ध में भी हम शामिल नहीं थे, लेकिन हमें शामिल करके हमारा शोषण किया अंग्रेजों ने। नंबर 2, फिर भारतीय लोगों को जब समझ आ गई कि अंग्रेज हमें तंग कर रहे हैं और भारतीय लोगों ने उनका विरोध करना शुरू करा, तो भारतीय लोगों के विरोध को रोकने के लिए उन्होंने एक गलत कानून बनाया रॉल्ट एक्ट, जिसका भी लोगों ने विरोध किया था और उसके विरुद्ध भी एक आंदोलन चलाया था, जिस आंदोलन के दौरान जलियांवाला बाग का कांड हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। और जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने सैकड़ों लोगों पर गोली चला दी थी, जिसके कारण रॉल्ट एक्ट के विरुद्ध रॉल्ट एक्ट के विरुद्ध जब आंदोलन चल रहा था उसमें हिंसा भी फैल गई थी और जलियांवाला बाग हत्याकांड कांड के कारण लोग अंग्रेजों को देश से निकालना चाहते थे और देश को अंग्रेजों से स्वतंत्र करवाना चाहते थे।
पहले विश्व युद्ध में शोषण किया था। और नंबर 2 हमें जब हमने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया तो रॉयल एक्ट बना दिया, जो कि गलत कानून था। और उसी रॉयल एक्ट के विरुद्ध जब हमने अंग्रेजों का विरोध किया तो उस टाइम जलियांवाला हत्याकांड में सैकड़ों लोग मार दिए थे अंग्रेजों ने गोली चलाकर, जिसके कारण भारतीय लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन शुरू करना पड़ा। भारतीय लोगों ने गांधी जी के साथ मिलकर रॉयल एक्ट के विरुद्ध आंदोलन भी किया था, लेकिन आंदोलन में हिंसा होने के कारण गांधी जी को रॉयल एक्ट के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन वापस लेना पड़ा था। उसमें बहुत ज्यादा लोगों ने हिस्सा भी नहीं लिया था, जिसके कारण गांधी जी एक ऐसा आंदोलन करना चाहते थे जिसमें पूरे भारत के लोग शामिल हो और राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन करना चाहते थे। जब पहले विश्व युद्ध में हमारा उन्होंने शोषण कर लिया, फिर हम भारतीय लोग उनका विरोध भी ना कर पाए, इसलिए उन्होंने एक रॉयल एक्ट बनाया। रॉयल एक्ट के विरुद्ध अगर हमने आवाज उठाई तो हमारे सैकड़ों लोग जलियांवाला बाग में मारे गए। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण भारतीय लोग बहुत गुस्से में थे और अंग्रेजों के विरुद्ध उनका जब गुस्सा गुस्सा भड़का तो ये जो रॉयल एक्ट के विरुद्ध आंदोलन था वो हिंसक हो गया। जब गांधी जी ने देखा कि रॉयल एक्ट के विरुद्ध जो आंदोलन है वो हिंसक होता जा रहा है, तो उन्होंने इस रॉयल एक्ट के विरुद्ध आंदोलन को वापस ले लिया था। फिर गांधी जी ने देखा कि रॉयल एक्ट के विरुद्ध जो आंदोलन था उसमें ज्यादा मतलब पूरे भारत में नहीं फैल पाया था, तो फिर गांधी जी ने कहा था कि अगर हम अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना चाहते हैं और अंग्रेजों से देश को आजाद करवाना चाहते हैं, तो अंग्रेज हमारे देश के अंदर भारतीय लोगों के सहयोग से ही बसे हैं। अगर भारतीय लोग उनका सहयोग करना बंद कर दें तो 1 साल के अंदर ही अंग्रेज भारत को छोड़कर चले जाएंगे। गांधी जी की यह सोच थी कि भारतीय लोगों के सहयोग से ही जो अंग्रेज लोग थे वह भारत में टिक पाए थे, इसलिए भारतीय लोग अगर उनका सहयोग नहीं करेंगे तो 1 साल के अंदर ही अंग्रेज भारत को छोड़कर चले जाएंगे। इसका मतलब उनका ये कहने का मतलब था कि अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाया जाए, यानी कि उनका कुछ सहयोग ना किया जाएगा। अगर भारतीय लोग अंग्रेजों को सहयोग नहीं करेंगे तो अंग्रेज जो को अपने आप ही देश छोड़कर जाना पड़ेगा। मतलब मेन कारण पहले विश्व युद्ध के अंदर हमारी जो उन्होंने वो शोषण किया था, उसके कारण हमें असहयोग आंदोलन शुरू करना पड़ा था। नंबर 2 उन्होंने रॉयल एक्ट एक गलत कानून पास कर दिया था, उसके कारण हमें असहयोग आंदोलन चलाना पड़ा था। नंबर 3 सैकड़ों लोग जलियांवाला बाग में मारे गए थे अंग्रेजों के गलत कामों के कारण, इसलिए हमें असहयोग आंदोलन चलाना पड़ा। जब गांधी जी ने रॉयल एक्ट के विरुद्ध आंदोलन चलाया था तो उसमें भी ज्यादा लोगों ने हिस्सा नहीं लिया था। और गांधी जी चाहते थे कि अगर अंग्रेजों से हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो भारत के पूरे लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना होगा। तो और गांधी जी ये भी जानते थे कि भारतीय लोगों के सहयोग से ही वो बसे हैं। अगर हम अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाएंगे तो भारत से अंग्रेज चले जाएंगे। और जो असहयोग आंदोलन था उसमें अलग अलग वर्गों की जो भागीदारी थी। पहली थी शहरों में असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था वो हमने लिखना है कि असहयोग आंदोलन कहाँ कहाँ चला था। शहरों में असहयोग आंदोलन, ग्रामीण इलाकों में विद्रोह, आदिवासी क्षेत्रों में विद्रोह। तो शहरों में असहयोग का था आंदोलन। असहयोग आंदोलन शहरों में लोगों ने अंग्रेजों की दी हुई सभी नौकरियां छोड़ दी और विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया। शहरों में लोगों ने अ, शहरों में अंग्रेजों की दी हुई सभी नौकरियां छोड़ दी और विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया। लेकिन
यह असहयोग आंदोलन शहरों में ज्यादा देर तक इसलिए नहीं टिक पाया क्योंकि जिन अंग्रेजी संस्थानों में भारतीय लोग काम करते थे वैसे संस्थान भारतीय सरकार द्वारा नहीं बनाए गए थे। शहरों में क्या कैसे असहयोग हुआ था कि जो भारतीय लोग जो अंग्रेजों की नौकरियां करते थे तो उन्होंने वो नौकरियां छोड़ दी और जो अंग्रेजों का बना हुआ कपड़ा आता था वो कपड़ा पहनना बंद कर दिया। लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चल पाया असहयोग आंदोलन शहरों में क्योंकि जो भारतीय लोग अंग्रेजों की नौकरियां छोड़कर आए थे वैसी नौकरियां भारत में उनको नहीं मिल सकती थी। इसलिए वो ज्यादा देर वो नौकरियां नहीं छोड़ पाए क्योंकि भारत के अंदर वैसे संस्थान नहीं थे जैसे अंग्रेजों के संस्थान थे कि वो वहां पर नौकरियां कर लेती। तो इसलिए क्योंकि जिन अंग्रेजी संस्थानों में भारतीय लोग काम करते थे वैसे संस्थान भारतीय सरकार द्वारा नहीं बनाए गए थे। अगर भारतीय सरकार द्वारा उन लोगों को नौकरियां दे दी जाती जिन नौकरियों को छोड़कर लोग आए थे तो यह असहयोग आंदोलन सफल हो सकता था। और एक जो हमारे देश का खादी का कपड़ा था वह मशीनों से बने हुए कपड़े से महंगा था जिसके कारण हमारे भारत के जो गरीब लोग थे वो ज्यादा देर तक उस विदेशी कपड़े का बहिष्कार नहीं कर क्योंकि हमारे जो गरीब लोग थे वो उनके पास इतनी हमारी जो खादी होती थी वो महंगी होती थी और अंग्रेजों के द्वारा जो बेचा जाता था कपड़ा इंडिया में वो सस्ता होता था। और हमारे देश के जो गरीब लोग थे तो वो खादी को नहीं खरीद पाते थे तो ज्यादा देर तक वो ऐसा नहीं कर पाए अंग्रेजों के बने कपड़े को का बहिष्कार नहीं कर पाए इसलिए भी असहयोग आंदोलन था जो शहरों में असफल हो गया था। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह ग्रामीण क्षेत्र में किसानों का आंदोलन तालुकदार और जमींदारों के खिलाफ था। ग्रामीण किसान जो बड़े बड़े जमींदार होते थे उनको लगान देती थी और जमींदार आगे अंग्रेजों को लगान देती थी। तो ग्रामीण क्षेत्र में किसानों का आंदोलन तालुकदार और जमींदारों के खिलाफ था जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रही थी। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था ताकि जमीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित न हो सके। जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने किसानों की किसान सभाएं भी बनाई ताकि जो किसानों की समस्याएं थी उनको दूर किया जा सके। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में किसान सभाओं में कुछ ऐसे स्वरूप यानी कि कुछ ऐसे गलत लोग पैदा हो चुके थे जो किसानों में गलत अफवाह फैला रहे थे जिसके कारण कांग्रेस किसान सभा के जो संगठन थे उनको असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं करना चाहती थी। किसान जो ग्रामीण क्षेत्र में किसान थे वो बड़े बड़े जमींदारों के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे क्योंकि बड़े बड़े जो जमींदार थे वो किसानों से भारी भरकम लगान लेते थे तरह तरह के कर वसूलते थे उनसे बिना पैसे दिए मजदूरी दिए भी काम करवाते थे। मतलब उनको जो जमीन वो काम करने के लिए देते थे किराए पर वो जमीन भी बड़ा उसका जो साइज होता था वो घटा दिया जाता था और ताकि जमीन पर उनका कोई कहीं जो मतलब जो किसान होते थे वो बड़े बड़े जमींदारों से जमीन लेकर खेती करते थे और जो बड़े बड़े जमींदार थे वो हमेशा उनको जो जमीन का टुकड़ा होता था वो घटाते चले जाते थे जहाँ उनसे उनको हटा ही देते थे किसानों को बदलते रहते थे। उनको जमींदार ये नहीं चाहते थे कि किसानों का कब्जा उस जमीन पर हो जाए। तो किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू जी ने किसान सभाएं बनाई थी लेकिन किसान सभाओं में कुछ गलत लोग आ चुके थे जो गलत अफवाहें फैला रहे थे और जो कांग्रेस थी या हमारे देश के जैसे जवाहरलाल और गांधी जी जैसे नेता थे वो ऐसे जो जिनमें गलत लोग आ चुके थे ऐसे संगठनों को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल नहीं करना चाहते। इसलिए भी जो किसानों की समस्याओं को
दूर करने के लिए नेहरू जी ने और बाबा रामचंद्र ने जो एफर्ट करे थे वो सफल नहीं हुए थे। आदिवासी क्षेत्रों में विद्रोह आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में, ये भी ग्रामीण क्षेत्र में ही आता है। आदिवासी क्षेत्रों में विद्रोह मतलब जो गुडेम पहाड़ जो गुडे आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियां हैं वहाँ आदिवासी लोग रहते हैं। अंग्रेजों ने जंगलों में आने जाने पर उन आदिवासियों की पाबंदी लगा दी थी। इसलिए जो पहाड़ियों में रहने वाले लोग थे अंग्रेजों से दुखी थे, क्योंकि उनकी जिंदगी जंगलों से चल रही थी। गुडेम पहाड़ियों में एक गुरिल्ला आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध चल रहा था, और गुरिल्ला आंदोलन के जो सदस्य थे उन्होंने कई अंग्रेज अफसरों को मार गिराया और पुलिस थानों पर हमले कर दिए थे, जिसके कारण ऐसे संगठनों को भी कांग्रेस असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं करना चाहती थी। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में भी, शहरी क्षेत्र में भी, आदिवासी क्षेत्रों में भी ये जो असहयोग आंदोलन था वो असफल रहा था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में तो गलत लोग आ गए थे, जिसके कारण हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने ना तो गुडेम पहाड़ियों में जो गुरिल्ला आंदोलन चला रहे थे लोग उनको शामिल किया था, ना ही किसान सभाओं के जो लोग थे उनको उन्होंने असहयोग आंदोलन में शामिल किया था। फिर बागानों में स्वराज 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी, और यह इजाजत तो उन्हें बिरले ही कभी मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना का मतलब होता है उनकी अनदेखी करने लगी। मतलब जो 1859 का इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था उसके तहत जो बागानों में काम करने वाले मजदूर थे वो अपने मालिक से इजाजत लिए बिना बागान से बाहर नहीं जा सकते थे। उनको कभी कभी इजाजत मिलती थी बाहर जाने की। जब उन बागान में काम करने वाले मजदूरों ने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर जो उनके अंग्रेज मालिक थे उनकी बिना सुने बागान को छोड़कर चले गए और अपने घर के लिए चल दिए। उनको लगता था कि जो बागानों में काम करने वाले मजदूर थे उनको लगता था कि गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हर एक को गांव में जमीन मिल जाएगी। लेकिन वह अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए थे। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंसे रह गए थे। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई पिटाई हुई। मतलब असहयोग आंदोलन ना शहरों में सफल हुआ था ना ग्रामीण क्षेत्र में, और बागान में जो मजदूर काम करने वाले थे उन्होंने तो इसका गलत मतलब लिया था। मैंने बड़ा बड़ा समझाया आप लोगों को, लेकिन आप छोटे छोटे पॉइंट मतलब इनको बड़े पॉइंटों को पढ़कर आप एक स्पष्ट छोटे छोटे पॉइंट लिख पाओगे, जैसे कि असहयोग आंदोलन के शुरू होने के कारण और असहयोग आंदोलन का में कौन कौन से वर्गों ने हिस्सा लिया था उनका मतलब मैं संक्षेप में यही वर्णन आपको करना पड़ेगा अगर 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। खिलाफत आंदोलन को आरंभ करने के मुख्य कारण कौन कौन से थे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उसका क्या योगदान था? पढ़ते हैं हम अगला। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है कि रॉल-टेक्ट आंदोलन में हिंसा हिंसा फैल जाने के कारण गांधी जी ने रॉल टैक्ट को वापस ले लिया। भारत के लोग और गांधी जी अंग्रेजों के शोषण से थक चुके थे और गांधी जी भारतीय लोगों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। और गांधी जी को लगता था कि अगर हिंदू और मुसलमान मिलकर आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध चलाए तो अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। जब रॉल टैक्ट हुआ था उस टाइम आपको पता है कि जलियांवाला
बाघ हत्याकांड हुआ था जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। उसके बाद भारत के लोग उनको गुस्से में आ गए थे और उन्होंने अंग्रेजों पर हमले करने शुरू कर दिए थे, जिसके कारण रॉल्ट एक्ट आंदोलन के विरुद्ध जो रॉल्ट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन था उसमें हिंसा फैल गई थी और गांधी जी को उसको वापस लेना पड़ा था। लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे कि अंग्रेज भारत में रहे। उन्होंने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए ये सोचा कि जो जो पहला आंदोलन उनका था, दो पहले 3 सत्याग्रह थे उनके सफल रहे थे, लेकिन रॉकवेल एक्ट के विरुद्ध जो उन्होंने सत्याग्रह किया था वो सफल नहीं हुआ था। तो वो चाहते थे कि अब वो पूरा ऐसा कोई बड़ा आंदोलन करें जो पूरे भारत के, जिसमें पूरे भारत के लोग शामिल हों, ताकि अंग्रेजों को भारत से निकाला जा सके। तो उनकी सोच थी कि अगर भारत में अकेले हिंदू लड़ेंगे तो वो अंग्रेजों को भारत से नहीं निकाल सकते, इसलिए हिंदुओं और मुसलमानों को मिलकर लड़ना चाहिए ताकि अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिल सके। ये पहला कारण तो ये था खिलाफत आंदोलन को, असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन को शुरू होने का। दूसरा कारण था पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। ऑटोमन तुर्की की पहले विश्व युद्ध में हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता, यानी कि इस्लाम धर्म के जो आध्यात्मिक नेता थे उसको क्या कहा जाता था, खलीफा। और वो कहाँ के सम्राट थे, और तुर्की के सम्राट थे। ये अफवाह फैल गई थी कि उनके ऊपर एक सख्त शांति संधि थोपी जाएगी और खलीफा की अगर ये संधि थोपी जाती तो खलीफा की जो तुर्की का सम्राट था उसकी शक्तियां कम हो जाती। तो खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मुसलमानों ने 1919 में मार्च 1919 में मुंबई में एक खिलाफ समिति का गठन किया था। जब ऑटोमन तुर्की पहले विश्व युद्ध में हार गया तो ये अफवाह फैल गई थी कि ऑटोमन सम्राट है जो खलीफा, उसके ऊपर एक सख्त शांति संधि थोपी जाएगी जिसके कारण उसकी शक्तियां कम कर दी जाएंगी। तो खलीफा की शक्तियों की रक्षा करने के लिए मार्च 1919 में मुंबई में एक खिलाफ समिति बनाई गई थी। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना मतलब अब उनको लगता था कि उनकी शक्तियां बचाने के लिए जो मुसलमान लोग थे वो लड़ना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने गांधी जी के साथ बातचीत की। मतलब वो एक जन कार्रवाई करना चाहते थे मुसलमान लोग खलीफा की शक्तियों की रक्षा करने के लिए। तो इसके लिए वो उन्होंने गांधी जी के साथ चर्चा शुरू करी, जो नौजवान मुस्लिम नेता थे। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दूसरे जो कांग्रेस के नेता थे वो इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा। मतलब खिलाफत आंदोलन मुसलमानों को अपने खलीफा की शक्तियां बचाने के लिए हिंदू इनकी गांधी जी की समर्थन की जरूरत थी, और गांधी जी को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए मुसलमानों के सहयोग की जरूरत थी। इसलिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन इकट्ठे चलाए गए। और अब खिलाफत आंदोलन का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान था। हिंदू और मुसलमानों में एकता का बीज बोया जा चुका था। इससे क्या होना था, दोनों के अंदर क्या योगदान है, हिंदू और मुसलमानों में एकता का बीज रोपण हुआ था। मतलब एकता की तरफ पहला कदम हो लगा लो हिंदू और मुस्लिम। इससे जो खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ चलाया गया, इससे हिंदू और मुसलमानों की जो एकता थी वो मजबूत हुई थी और राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला था। और जो अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था उसको बल मिला था
और खिलाफत आंदोलन के कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच में एकता एकता आई थी, एकता मजबूत हुई थी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है, समाज के सभी वर्ग स्वराज की अमूर्त अवधारणा से समान रूप से प्रभावित नहीं थे। मतलब कि जो मुसलमान लोग थे वो पहले तो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन में तो इकट्ठे चले थे, लेकिन बाद में जब समन्वय आंदोलन शुरू हुआ था तो मुसलमान लोगों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। इसका आंसर हम पढ़ते हैं। तो 1930 के दशक के समन्वय आंदोलन के संदर्भ में बताना है कि जो समाज के अलग अलग वर्ग थे वो स्वराज की जो अवधारणा थी उनके लिए एक समान मतलब नहीं थे। स्वराज के मतलब समाज में रहने वाले सभी वर्गों के लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था। ये 1930 का जो समन्वय आंदोलन है उसके संदर्भ में हमने आंसर देना है। तीसरे का आंसर है, डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया गया, जिनको अछूत कहा जाता था दलित। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर गांधी जी ने कहा कि दलितों के लिए अलग, मतलब कि उन्होंने संगठन बना दिया दलित लोगों का। दलित वर्ग एसोसिएशन के नाम से अंबेडकर जी ने संगठन बना दिया और दलितों के लिए निर्वाचन क्षेत्र अलग की मांग भी की थी। तो गांधी जी ने कहा था अगर दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बना दिए गए तो जो देश को एक करने की वो कोशिश कर रहे हैं गांधी जी वो धीमी पड़ जाएगी। दलित वर्ग जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें दे दी गई थी। मतलब उनके निर्वाचन क्षेत्र तो अलग नहीं बनाए थे, लेकिन उनको प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषद थे उनमें जो सीटें थी दलितों के लिए आरक्षित कर दी गई थी। लेकिन फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की। दलितों को मतलब विधायी और केंद्रीय और प्रांतीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें भी मिल गई थी, लेकिन फिर भी जो दलित लोग थे वो जो राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने वाले कांग्रेस के नेता थे उनको शंका की दृष्टि से देखते। दलित लोगों को का भला भी किया गांधी जी ने, उनको रिस्पेक्ट दिलवाने के लिए भी गांधी जी लड़े, लेकिन फिर भी दलित लोग राष्ट्रीय आंदोलनों को और राष्ट्रीय नेताओं को शंका की दृष्टि से देखते थे। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। मतलब असहयोग आंदोलन के साथ उन्होंने खिलाफ आंदोलन चलाया था मुसलमानों ने, लेकिन उसके बाद मुसलमानों ने कोई भी हिंदुओं के साथ संयुक्त संघर्ष करने के लिए मुसलमान तैयार नहीं थे। वह सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। जो मुसलमानों के बुद्धिजीवी नेता थे वो उनको पता था कि मुसलमानों की भारत में संख्या कम है और मुसलमानों के अल्पसंख्यक होने के हैसियत से उनको चिंता हो रही थी और उनको डर लग रहा था कि ज्यादा हिंदू जनसंख्या होने के कारण कहीं मुसलमानों की स्थिति और पहचान मतलब खत्म ना हो जाए। उनके मन उनके मन में अपने विचारों के कुचले जाने का भय था। उनको लगता था कि ज्यादा हिंदू लोग हैं इसलिए कहीं मुसलमानों के जो विचार हैं वो कुचले ना जाएं, उनकी कहीं स्थिति और पहचान नष्ट ना हो जाए। आगे चौथा क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। चौथा क्वेश्चन है 31 जनवरी 1930 को वाइस राय इरविन को महात्मा गांधी द्वारा लिखे पत्र में कौन कौन सी मांगे की गई थी? नमक कानून की मांग सबसे महत्वपूर्ण क्यों थी? कौन कौन सी मांगे की गई, देखते हैं।
महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इनमें से कुछ मतलब महात्मा गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा था। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक अलग अलग तबकों से जुड़ी हुई थी। किसानों से लेकर उद्योगपतियों तक अलग अलग तबकों से जुड़ी हुई थी। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे। मतलब उन्होंने जितने भी समाज में रहने वाले वर्ग थे उनसे जुड़ी हुई सारी मांगों को इस पत्र में शामिल किया था, ताकि सारे समाज में रहने वाले वर्ग उनसे जुड़ जाएं, ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सकें। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी, क्योंकि अंग्रेजों ने नमक पर भी कर लगा दिया था। और इन 11 मांगों में एक सबसे महत्वपूर्ण मांग थी, जो नमक के ऊपर कर लगाया गया था उसको खत्म करने की मांग थी। नमक का खत्म करने की मांग क्यों की थी, महत्वपूर्ण मांग क्यों थी? क्योंकि नमक का अमीर और गरीब दोनों इस्तेमाल करते थे। ये भोजन का एक अभिन्न हिस्सा होता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उनके भोजन का एक जरूरी हिस्सा होता है। इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी जागीरदारी, क्योंकि नमक पर अंग्रेजों ने कर भी लगा दिया था और नमक बनाने की जो का अधिकार था ओनली अंग्रेजी सरकार के पास था। और इस ये जो जो कानून था उनका, वो महात्मा गांधी जी को सबसे दमनकारी पहलू लगता था। मतलब नमक के ऊपर जो महत्वपूर्ण मांग नमक को खत्म करने की, नमक पर कर को खत्म करने की मांग सबसे महत्वपूर्ण इसलिए थी कि इस नमक का इस्तेमाल अमीर और गरीब दोनों करते हैं और ये सभी के भोजन का जरूरी हिस्सा होता है। और नमक पर कर लगाना और नमक को बनाने के का अधिकार ओनली अंग्रेजी सरकार पर होने को गांधी जी ने सबसे दमनकारी पहलू बताया था। आगे हम बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन है? बगानों में काम करने वाले लोगों की महात्मा गांधी के विचार एवं स्वराज को लेकर अपनी अवधारणा थी। वो हमने भी देखा। गांधी जी का स्वराज का मतलब था कि पूरा देश अंग्रेजों से आजाद हो जाए। लेकिन जो बगानों में काम करने वाले लोग थे, उनका स्वराज का क्या मतलब था कि बगानों में से वो बाहर नहीं निकल सकते थे, वो बाहर निकल कर अपने घर चले जाएं। जी हम इसका आंसर भी पढ़ लेते हैं। नहीं, हमने पहले भी इसका पढ़ चुके हैं कि ये 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बगानों में काम करने वाले मजदूर को बिना इजाजत बगानों से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। कभी कभी इजाजत इजाजत उनको मिल जाती थी बाहर जाने की। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बगान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। जब उन्होंने मतलब पहले तो वो इस वाले 1859 का जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट है, इसके तहत वो बगानों में काम करने वाले मजदूर बगानों से बाहर नहीं जा सकते थे। कभी कभी उनको बाहर जाने की इजाजत मिलती थी। लेकिन जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने जो मालिक थे अंग्रेज लोग, उनकी उनकी अवहेलना करने लगे, मतलब उनकी बात नहीं सुनी और वो बागान छोड़कर अपने घर की ओर चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज, जो बागानों में काम करने वाले मजदूर मजदूर थे, उनको लग रहा था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हर एक को गांव में जमीन मिल जाएगी। लेकिन वह अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वह रास्ते में ही फंसे रह गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया, उनकी बुरी तरह पिटाई हुई। इस घटना में से हमें पता चलता है कि बागानों में काम करने वाले मजदूरों की महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की
अपनी धारणा थी। बागानों में काम करने वाले मजदूरों की महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अपनी अवधारणा थी। गांधी जी द्वारा अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए उठाए गए कदम, जो छठा क्वेश्चन है, गांधी जी ने कहा कि अस्पृश्य गांधी जी ने पहले तो दलितों को शामिल नहीं किया गया था राष्ट्रीय आंदोलन में। फिर जब वो राष्ट्रीय आंदोलन सफल नहीं हुआ था तो गांधी जी ने कहा कि अस्पृश्यता को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया था गांधी जी ने। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह भी किया था। मैला ढोने वालों के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए गांधी जी ने खुद भी शौचालय साफ करने लगे थे। उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता के पाप को छोड़ें। गांधी जी ने कहा था कि अगर हम अस्पृश्यता को नहीं छोड़ेंगे तो 100 साल तक भी हम स्वराज यानी कि अपना खुद का राज इंडिया में नहीं ला पाएंगे। अंग्रेज ही हमारे ऊपर राज करेंगे। गांधी जी ने अछूतों को हरिजन यानी कि ईश्वर की संतान बताया। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मैला ढोने वालों के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए भी खुद शौचालय साफ करने लगे। उन्होंने ऊंची जातियों के जो लोग थे उनसे भी आह्वान किया कि वो अपना हृदय परिवर्तन करे और अस्पृश्यता के पाप को छोड़े। ये आ गया। अब आगे 7वां क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। 7वां क्वेश्चन, वन्य आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये आंदोलन असहयोग आंदोलन से किस तरीके से भिन्न था? इकतीस जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जी ने वायसराय इरविन को वन्य आंदोलन की विशेषताएं बतानी है हमें। 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था और महात्मा गांधी जी ने अल्टीमेटम दिया था कि 11 मार्च तक अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस वन्य आंदोलन छोड़ देगी। कांग्रेस वन्य आंदोलन छेड़ देगी। झुकने को जो इरविन थे वो झुकने को तैयार नहीं थे, इसलिए महात्मा गांधी ने अपने अपने जो 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नौक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नाम गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया। गांधी जी जहां भी रुकते हजारों लोगों ने सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी अंग्रेजों का कहा ना माने। 6 अप्रैल को गांधी दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नाव को बनाना शुरू कर दिया था। वन्य आंदोलन की विशेषताएं बतानी है। जब उन्होंने गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जी ने वायसराय इरविन को 11 मांगों का पत्र लिखा था, तो गांधी जी ने इरविन को ये चेतावनी दी थी कि उसने अगर 11 मांगों को 11 मार्च तक नहीं माना तो कांग्रेस वन्य आंदोलन छोड़ देगी। जहाँ बनने लिखा वहां स्वन्य, ये आपके बुक में ही पैराग्राफ है। तो स्वन्य आंदोलन यहाँ शुरू होने की बात हुई है, वही स्वन्य आंदोलन की विशेषताएं हैं। और निर्गुण नहीं है, जहाँ इरविन है, इरविन झुकने को तैयार नहीं था, इसलिए महात्मा गांधी ने जो उनके 78 विश्वसनीय वॉलंटियर थे उनके साथ नामक यात्रा शुरू करी थी अपने साबरमती आश्रम से। और 240 किलोमीटर दूर दांडी नाव का गुजराती तटीय कस्बे में जाकर ये उनकी यात्रा खत्म होनी थी। गांधी जी की जो
गांधी जी की जो टोली थी वो 24 दिन तक रोज 10 मील का सफर तय करती थी। गांधी जी जहाँ भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते थे। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्वक तरीके से अवज्ञा करें, यानी कि उनका कहा ना माने। और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया था। और समन्वय आंदोलन उससे कैसे समन्वय आंदोलन असहयोग आंदोलन से कैसे अलग था? असहयोग आंदोलन में लोगों ने अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना था, परंतु समन्वय आंदोलन में लोगों ने न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा था। मतलब अंग्रेजों के कानूनों का भी उल्लंघन करना था और उनको सहयोग, असहयोग में तो ओनली भारतीय लोगों ने अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना था, लेकिन समन्वय अवज्ञा आंदोलन में सहयोग भी नहीं करना था और उनके बने कानूनों का उल्लंघन भी शांतिपूर्वक तरीके से करना था। औरतों ने अलग अलग आंदोलनों में जो हिस्सा लिया उसका उल्लेख करना है हमने। तो सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया था। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बातें सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। जब गांधी जी दांडी यात्रा पर जाते थे तो उस समय हजारों औरतें उनकी बातें सुनने के लिए जहाँ पर भी वो रुकते थे वहां पर पहुंच जाती थी। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया। औरतों ने जितने भी जुलूस औरतों ने अलग अलग आंदोलनों में जो हिस्सा लिया था उसके बारे में लिखना है। तो सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बातें सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। जब वो दांडी यात्रा पर जाते थे और जिस जगह पर भी वो रुकते थे वहां पर हजारों औरतें उनकी बातें सुनने आती थी। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया। औरतों ने नमक बनाया, विदेशी कपड़ों में शराब की पिकटिंग की, बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। शहरी इलाकों में ज्यादातर ऊंची जातियों की महिला सक्रिय थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया था। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बातें सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। औरतों ने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों में शराब की पिकटिंग की, बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। शहरी इलाकों में ज्यादातर ऊंची जातियों की महिला सक्रिय थी। ज्यादातर एक्टिव मतलब शहरी इलाकों में ऊंची जातियों की महिलाएं एक्टिव थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं उन आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना उत्तरदायित्व दिखाई देने लगा था। जब गांधी जी ने कहा था कि मतलब उसके लिए देश की सेवा के लिए गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना उत्तरदायित्व दिखाई देने लगा था। ये कौन सा है क्वेश्चन आगे पर? ये पूना पैक्ट वाला है। पूना पैक्ट पे संक्षेप में नोट लिखना है। तो दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दलितों के लिए जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों पर सवाल उठाया था कि उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनना चाहिए। तो दलितों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर अंबेडकर जी का काफी विवाद हुआ। जो ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी अमन अनशन पर बैठ गए।
दलितों के लिए जब अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर अंबेडकर जी का विवाद हुआ। जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के सवाल पर डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में विवाद हुआ था। तो ब्रिटिश सरकार ने तो अंबेडकर की अलग निर्वाचन क्षेत्र की दलितों के लिए जो बात थी वो मान ली थी, लेकिन गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए थे। उनका मत था कि अगर दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की जाती है तो समाज में जो एकीकरण लाने की कोशिश की जा रही है वो प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अंबेडकर जी ने फिर गांधी जी की बात मान ली थी और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इस पूना पैक्ट के तहत दलित वर्गों को अनुसूचित जाति के नाम से जाना जाने लगा और उन्हें प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिली थी। पूना पैक्ट में मतलब गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता था जिसके तहत दलित वर्गों को अब अनुसूचित जाति के नाम से जाना जाने लगा और उन्हें केंद्रीय और विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई थी। और साइमन कमीशन का भारतीय लोगों ने क्यों विरोध किया था? क्योंकि जी राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए सहयोग को, क्योंकि जो हमारे इंडिया के अंदर भारत के लोग राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, उस विरोध का कारण जानने के लिए यह आयोग भारत आया था। क्योंकि राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए सहयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। इस सहयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज। क्योंकि भारत के अंदर जो अंग्रेजों का विरोध हो रहा था उसके बारे में इस आयोग ने जांच करनी थी और उसके बारे में रिपोर्ट देनी थी और इसमें सारे अंग्रेज सदस्य थे, इसके कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध हुआ था। अब एक पैराग्राफ दे रखा आपकी वर्कशीट में, वो पढ़ेंगे हम। इसमें दे रखा सत्याग्रह शब्द से आप क्या समझते हैं? सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रह बीच बीच में से लेनी लेनी है, लेकिन वैसे मैंने आपका पिछली वर्कशीट में भी आंसर करवा दिया। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्म बल है। सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसलिए इस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया। ये आंसर आ जाएगा। आत्मा का मूल क्या है? सत्य है। आत्मा का आधार सत्य का मतलब आत्मा का मूल सत्य है। युद्ध के देवता की उपासना कौन करता है? अंग्रेज लोग करते हैं। और इसका उपरोक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो ये लिख लो, सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता है। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्म बल है और सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसलिए ये होगा। ठीक है, आगे आत्मा के बारे में भी लिख दो कि आत्मा का आधार सत्य होता है। आत्मा ज्ञान और प्यार से लैस होती है। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। मतलब इसको संक्षेप में लिखना आपने। और इसमें आत्मा के बारे में 3 सेंटेंस है तो 2 में लिखा। सत्य का मूल क्या है? आत्मा का मूल क्या है? सत्य। और आत्मा ज्ञान और प्यार से लैस होती है। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। और इसके बीच में 5 के 3 में सत्याग्रह शरीर का बल नहीं है। और सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मवाद। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत विनाशकारी शस्त्रों के मामले में ब्रिटेन या यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है, वे सब हथियारों से भारत में करोड़ों लोग कभी हथियार लेकर नहीं चल सकते। उन्होंने अहिंसा के मार्ग को आत्मसात लिया है। इसमें 2 लाइनें लिख दो। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत विनाशकारी
शस्त्रों के भारत में करोड़ों लोग कभी हथियार लेकर नहीं चल सकते, उन्होंने अहिंसा के मार्ग को आत्मसात कर लिया है। तो ये आज आपकी वर्कशीट खत्म होती है, तो आप लोग इन सभी आंसर्स को आपकी बुक में से मैंने आंसर बनाए हैं, अपनी कॉपी में लिख लेना। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं,